नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आपका स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की भी मेरी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जिसका टाइमिंग 9 AM है और कल उसका पहला वीडियो जारी हुआ भारत नेपाल पर। उसको भी आप देखना ना भूलें। और उसमें भारत चीन पर भी वीडियो आ रहा है जो चल रहा है, उसको भी आप देखना ना भूलें। तो आधुनिक भारत के इतिहास के साथ साथ IR अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की क्लास भी शुरू हो गई है। तो आज की तारीख में मेरे 2 वीडियो आ रहे हैं, 2 क्लासेस चल रही है, उसको आप बड़ी तन्मयता के साथ, समर्पण के साथ देखें, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। अब हम कल की क्लास के आगे कंटिन्यू करें। कल हमारा जो टॉपिक था वो था बंगाल के गवर्नर, और बंगाल के गवर्नर से फिर हमने था बंगाल के गवर्नर जनरल, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बना था, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स रहा 1772 से 1785 तक, जिसमें वो लास्ट बंगाल का गवर्नर था और फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बना। उसके बाद मैकफर्सन बना 1785-86 में। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से यह कहा कि किसी ऐसे व्यक्ति को भारत भेजो जो भारत में बंगाल में शासन व्यवस्था को और बेहतरीन कर सकता है, मजबूत कर सकता है। और उस समय कंपनी के शासन की सबसे बड़ी जो कमी थी वो थी कंपनी कर्मचारियों में व्यापक स्तर पे भ्रष्टाचार था। इवन कंपनी के जो टॉप गवर्नर्स थे, टॉप पोस्ट जो थी, वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे। इसलिए प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और नई व्यवस्था स्थापित करने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए एक नाम सुझाया गया, जो मैंने कल वाले वीडियो में बहुत बेहतर तरीके से 1 घंटे तक समझाया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत भेजने के लिए उसने कहा कि मेरे पास मुख्य सेनापति की शक्तियां भी होनी चाहिए। इसके लिए 1786 का अधिनियम ब्रिटिश संसद ने पास किया था और लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में आया। और मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपको कल वाले वीडियो में समझाए, कल क्लास में समझाए थे। उसमें मैंने कल 40 से 45 मिनट तक आपको समझाया था स्थायी बंदोबस्त क्या है, परमानेंट सेटलमेंट, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस क्षेत्र में लागू की गई एक भू राजस्व प्रणाली थी। मतलब हमने इस स्थायी बंदोबस्त को बहुत बेहतर तरीके से समझ लिया है, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस की आई थी। ये हमारा आज का जो क्लास है, ये हम कह सकते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस पार्ट 2 है। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का एक पार्ट कल हो गया है, आज ये पार्ट 2 है। उसमें 1786 का अधिनियम मैंने कल समझा दिया था, जो स्पेशली ब्रिटिश संसद ने लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए पास किया था, और उसके द्वारा उसे मुख्य सेनापति की शक्तियां दी गई और यह भी शक्ति दी गई कि वह अपने काउंसिल के किसी निर्णय को रद्द भी कर सकता है। यह पॉइंट इसमें था, कल मैंने समझा दिया था। शक्ति के पृथक्करण का मतलब होगा कि यहां पर कलेक्टर की मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का पृथक्करण किया गया। स्पेशली कलेक्टर से न्यायिक शक्तियां छीन ली गई थी। तो यह था शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत। उसने अपने समय में कानूनों का संग्रह किया और उन कानूनों का संग्रह करके एक नई संहिता तैयार की, जिसे कॉर्नवालिस कोड के नाम से जाना जाता है, कॉर्नवालिस संहिता के नाम से जाना जाता है। तो 1, 2, 3, 4 स्थायी बंदोबस्त मैंने हर तरीके से आपको समझा दिया है। उसके लिए आप मेरी कल का वीडियो आप देखें, जो लास्ट वीडियो से पहले था, उसको आप देखने का प्रयास करें। लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल 2 बार बना, 1786 से 93 और 1805, और 1805 में गाजीपुर में उसका निधन हो गया था। मतलब भारत में उत्तर प्रदेश में, वर्तमान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में उसका निधन हुआ था। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस की एक उपलब्धि भारत के संदर्भ में और थी। वो उपलब्धि हम देखें
तो एक तो मैंने कल की क्लास में ये कहा था कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था में सुधार के लिए उसने बहुत सारे कदम उठाए। भारत के जुडिशियल सिस्टम में रिफॉर्मेशन के लिए उसने कई कदम उठाए, जैसे सदर निजामत अदालत की स्थापना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता में की। उसने 4 प्रांतीय अदालतों की भी स्थापना की जो थे मुर्शिदाबाद, ढाका, कलकत्ता और पटना के अंदर। उसने कानूनों का संग्रह तैयार करी, कॉर्नवालिस संहिता तैयार की। उसने जिला स्तर पर जो जिला अदालतें थी उसके स्वरूप को और अधिक स्पष्ट किया। तो एक न्यायिक व्यवस्था वाला पॉइंट देखना, एक पुलिस सेवा। आपसे अगर पुलिस सेवा के संदर्भ में अगर आपसे प्रश्न आए और आपसे पहला क्वेश्चन एकदम सिंपल फॉर्म में ये पूछे कि भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक किस व्यक्ति को माना जाता है, तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में जमींदारों को पुलिस के काम से मुक्त कर दिया और आधुनिक पुलिस की स्थापना की। और यह शुरुआत सबसे पहले चूंकि बंगाल से हुई, तो उसने बंगाल चूंकि पहले से जिलों में बटा हुआ था और हर जिला स्तर पर जिला पुलिस अधीक्षक की स्थापना की, जिसे आज की तारीख में एसपी कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखना, जो एसपी का पद था वो एसपी पद की स्थापना सबसे पहले, जिसको पुलिस अधीक्षक कहते हैं, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुई। और एक जिले को उसने कई सर्किल्स में डिवाइड कर दिया। और वो जो सर्किल्स थे, उन सर्किल्स के अधिकारी को दरोगा कहा जाता था, जिसे आज सर्किल इंस्पेक्टर कहते हैं। सीआई सर्किल इंस्पेक्टर के नाम से आता था। इस प्रकार लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में आधुनिक पुलिस सेवा की स्थापना की। और पुलिस सेवा भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का तीसरा पिलर माना जाता है। यह भी आप ध्यान रखना, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के 3 पिलर हैं। पहला सिविल सेवा, जिसे इस्पात का चौखट भी कहते हैं, दूसरा आर्मी सेना, और तीसरा पुलिस सेवा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का तीसरा पिलर पुलिस सेवा जाता है। और भारत में पुलिस सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस था। उसने प्रांत को जिलों में विभाजित करके जिला पुलिस अधीक्षक की स्थापना की और एक जिले को कई सर्किल्स में डिवाइड करके वहां पर दरोगा की नियुक्ति की। इस प्रकार आधुनिक पुलिस को लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां ध्यान रखना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में पुलिस की स्थापना उस समय की जब ब्रिटेन में भी पुलिस की स्थापना नहीं हुई थी। मतलब आपसे अगर क्वेश्चन ये वाला पूछे कि वो कौन सी सेवा थी जो ब्रिटेन से पहले भारत में स्थापित हुई, तो उत्तर होगा पुलिस सेवा। उसके बाद में पुलिस सेवा के बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा वो आपको लेना है सिविल सर्विसेज। अब सिविल सर्विसेज में जो पॉइंट आपको याद रखने हैं, भारत में ब्रिटिश शासन का पहला पॉइंट आपको ये रखना है, भारत में ब्रिटिश शासन का पहला स्तंभ किस सेवा को कहा जाता है? द फर्स्ट पिलर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो उत्तर होगा सिविल सर्विसेज। और सिविल सेवा को कुछ अंग्रेज इतिहासकारों ने ब्रिटिश शासन का इस्पात का चौखट भी कहा है। द स्टील फ्रेम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहां पर इस्पात का चौखट किस सेवा को कहा जाता है? तो होगा सिविल सेवा। दूसरा पॉइंट, सिविल सेवा से दूसरा पॉइंट आपका बन सकता है कि भारत में आधुनिक सिविल सेवा का जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो आधुनिक सेवा का जनक जो है वो कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को।
लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में आधुनिक सिविल सेवा की स्थापना की। एक बिंदु और ध्यान रखना, तीसरा, सिविल सेवा का सबसे महत्वपूर्ण पद जिला स्तर पर जो था वो था जिला कलेक्टर। सिविल सेवा का आज भी आपको पता है कि सिविल सर्विसेज में सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट जो है वो कलेक्टर का पद है। और ये कलेक्टर कैसे बना? कलेक्शन से कलेक्टर बना, मतलब जिला स्तर का वह अधिकारी जो जिला स्तर पर संपूर्ण राजस्व को इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार था, उसी आधार पर बना जिला कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला कलेक्टर। अब आपको बताया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक शुरुआत 1757 में हुई, लेकिन उस समय कंपनी ने मीर जाफर को नवाब बना दिया, फिर मीर कासिम को बना दिया 1764 का, फिर बक्सर का इलाहाबाद की संधि 1765 से 1772, मतलब 1772 तक 1772 तक बंगाल पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से बंगाल को अपने हाथ में लेती है 1772 से। मैंने कहा था 1765 से 1772 द्वैत शासन था, उस समय केवल दीवानी शासन है जो चल रहा हुई, लेकिन 1772 में जब वारेन हेस्टिंग्स बनेगा तब वारेन हेस्टिंग्स ने जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की स्थापना की। मतलब सिविल सेवा का जो पद जिला कलेक्टर है वो वारेन हेस्टिंग के समय शुरू हो जाएगा। कुछ बुक्स में आगे भी दिया हुआ है, मतलब आगे वाले गवर्नर जनरल के लिए है, लेकिन इसकी शुरुआत यहां से हो जाती है। और जिला कलेक्टर एक जिले के पूरे राजस्व के लिए जिम्मेदार था, जो 1772 से शुरू हो जाएगा। लेकिन संपूर्ण सिविल सेवा, क्योंकि संपूर्ण सिविल सेवा केवल जिला कलेक्टर नहीं है, और भी बहुत सारे अधिकारी हैं, संपूर्ण सिविल सेवा का जनक भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस माना जाता है। और कलेक्टर का पद जो है वो आ जाएगा वारेन हेस्टिंग्स के टाइम में, और कलेक्टर सिविल सेवा का एक महत्वपूर्ण पद है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था, उस लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जनक कहा जाता है, तो उसने ऐसे क्या रिफॉर्म्स किए उसको हम देखें थोड़ा सा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस जब भारत में आया तब उसे इस बात की शिकायत मिल चुकी थी कि कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जिला स्तर पर जो जिला कलेक्टर है, उस बहुत सारे और अधिकारी जो है, वो जितना राजस्व आना चाहिए उतना नहीं आता है। साथ ही साथ कंपनी के कर्मचारी बहुत बड़े स्तर पर गिफ्ट लेते हैं, जो एक प्रकार की रिश्वत थी। और यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था वो थोड़ा एथनिक भी था, मतलब वो नस्लवादी था और भारतीयों और अंग्रेजों में भेदभाव करता था, और वो भारतीयों को बहुत अधिक भ्रष्ट मानता था। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसलिए उच्च पदों पर उसने भारतीयों को रोका और कहा कि अगर भारत में हमें मजबूत व्यवस्था स्थापित करनी है तो भारतीयों को दूर रखो एवं भ्रष्टाचार कम से कम होना चाहिए। अब भ्रष्टाचार कम से कम हो, इसके लिए उसने सिविल सेवा के जिला स्तर पर सबसे बड़े पद जिला कलेक्टर का वेतन जो है वो 1500 रुपए प्रति माह कर दिया। 1500 रुपए प्रति माह। आप थोड़ा सोचना कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने कार्यकाल में जिला स्तर पर जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी जिला कलेक्टर का वेतन 1500 रुपए प्रति माह कर दिया। ये बात करीब करीब है 1792-93 के आसपास, मतलब हो गया 1892-93, 1992-93 और 220। तो ये लगभग बात है आज के 225 साल पहले। 225 साल पहले, इसका मतलब 225 साल पहले कलेक्टर का वेतन 1500 रुपए पर मंथ था। जबकि आपको शायद जानकारी अचंभा हो कि 1950 के आसपास एक अच्छे से अच्छे भारतीय सरकारी नौकर को 50 रुपए मिलते थे। मतलब मैं 1950 की बात कर रहा हूं। 1950 में 50 रुपए सूबेदार जैसे अधिकारी को,
जबकि यहां जिला कलेक्टर को 1792 के साथ आसपास 1500 रुपए पर मंथ मिलता था, जो एक बहुत बड़ी सैलरी थी। और प्लस ये भी कहा गया कि वो जितना रेवेन्यू कलेक्शन करेगा उसका 1% दे दिया जाएगा, 1% राजस्व का उसको अलग से कमीशन मिलेगा, ताकि भ्रष्टाचार कम से कम हो सके और कंपनी के पास अधिकतम रेवेन्यू आ सके। तो आप अंदाज लगा सकते हो कि और जो 1500 रुपए जाएंगे वो भारत से जाएंगे, ये धन का निष्कासन होगा, ड्रेन वेल्थ होगा ये। तो आप देखिए, इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवा को स्थापित करने के लिए और उसमें भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सिविल सेवा के उच्चतम पद जिला स्तर पर जिला कलेक्टर के वेतन को 1500 रुपए प्रति माह कर दिया। तो मैं कहना चाह रहा था कि जिला कलेक्टर का वेतन 1500 रुपए प्रति माह कर दिया और प्लस उस जिले का जितना रेवेन्यू मिलता था उसका 1% भी उसके पास में जाता था। इस प्रकार जिला कलेक्टर का पद जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय स्थापित हुआ भारत में, आपको से जानकर अचंभा हो कि उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी वाज द हाईएस्ट पेड सर्विस कंपनी इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे अधिक वेतन देने वाली कंपनी थी। इसलिए यूरोप के कई राजकुमार, राजाओं के बेटे यहां पर जिला कलेक्टर बनने के लिए मरते थे। आज भी भारत में सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला पद जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स में कोई दो राय नहीं है। आज भी भारत के युवाओं में अगर पहली प्राथमिकता है तो जिला कलेक्टर की है। और जिला कलेक्टर का ये क्रेज जो है वो सबसे पहले किसने एस्टैब्लिश किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जिसने जिला कलेक्टर का इतना बड़ा वेतन किया, प्लस उसके लिए बंगला, गाड़ी, नौकर, चाकर, ये बहुत बड़े स्तर पर उसके लिए था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही जिला कलेक्टरों मतलब सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग के लिए लंदन में एक कॉलेज था। जैसे आज तो मसूरी के अंदर आईएएस की ट्रेनिंग होती है, लेकिन उस समय भारत में आने वाले सिविल सेवकों की ट्रेनिंग ब्रिटेन के अंदर हेलिस्बरी कॉलेज में होती थी। हेलिस्बरी कॉलेज, आप लोग ध्यान रखना, हेलिस्बरी कॉलेज जो था ये बेसिकली ट्रेनिंग सेंटर था जहां पर ये ट्रेनिंग होती थी। ट्रेनिंग सेंटर जो था वो हेलिस्बरी कॉलेज था और वहां से उनको इस प्रकार से ट्रेन करके भेजा जाता था कि आपको भारत में जाकर किस प्रकार से रेवेन्यू वसूली और प्रशासनिक व्यवस्था को बना के रखना है। ये तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का पार्ट हो गया। यहां तक थोड़ा मैं सिविल सेवा को और आगे ले रहा हूं कि आगे एक गवर्नर जनरल आया जिसका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। एक गवर्नर जनरल था जिसका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली, और लॉर्ड वेलेस्ली के समय ये जो ट्रेनिंग सेंटर था ये 1800 के अंदर फोर्ट विलियम में स्थापित कर दिया गया। किस जगह स्थापित किया गया? तो उत्तर होगा फोर्ट विलियम। और फोर्ट विलियम कहां पर था? तो कलकत्ता के अंदर फोर्ट विलियम कॉलेज में स्टैब्लिश कर दिया गया, जो कलकत्ता में था। मतलब 1800 से लेकर 1806 तक भारत में सिविल सेवकों की ट्रेनिंग जो है वो बेसिकली कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में होती थी। कहते हैं कि उनको ट्रेनिंग देने वाले भी अधिकतर भारतीय फैकल्टीज होती थी। और कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने नोट किया कि इस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं कंपनी के रेवेन्यू में कमी आ रही है। मतलब हो सकता है कि भारतीय जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने ये समझाया होगा कि मानवीय आधार पे शोषण नहीं करना चाहिए। मतलब कंपनी को नुकसान हुआ, इसलिए कंपनी ने वापस ट्रेनिंग सेंटर को फोर्ट विलियम के स्थान पर वापस हेलिस्बरी कॉलेज में स्टैब्लिश कर दिया। कब? 1806 के बाद। और वो फिर वहीं से ट्रेन होकर आते थे। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका होगा कि सर इनकी नियुक्ति कौन करता था? तो इसका उत्तर होगा इनकी नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा की जाती थी, जिस पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नियंत्रण था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल हमने इससे पहले वाली वीडियो पढ़ा था 1784 के एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से।
तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा इनकी नियुक्तियां होती थी। और यहां पर जो जिला कलेक्टर बन के आते थे, ये अधिकांश लोग वे थे जो ब्रिटेन के राज परिवारों से संबंधित थे और इन्हें भारत में बहुत बड़े स्तर पर सुविधाएं मिलती थी। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं आपको सिविल सेवा में। भारत में सिविल सेवा को ब्रिटिश शासन का पहला स्तंभ कहते हैं। इसे इस्पात का चौखट भी कहते हैं। इसका जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। भारत में जिला कलेक्टर का पद 1772 के बाद में शुरू हुआ, लॉर्ड वेस्ट हेस्टिंग्स के समय। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे पूरी तरह से स्थापित किया और जिला कलेक्टर का वेतन 1500 प्रति माह 1% उस जिले के भू राजस्व का कमीशन के तौर पर तय किया। इससे ये वेतन दुनिया का सबसे अधिक वेतन था जो किसी कंपनी के द्वारा मिलता था। इनकी ट्रेनिंग ब्रिटेन के अंदर हेलिसबरी कॉलेज में होती थी। 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने ट्रेनिंग सेंटर कलकत्ता में फोर्ट विलियम में स्थापित किया, परंतु जब कंपनी के रेवेन्यू में कमी आने लगी तो इसका कारण इन्होंने इसको माना और वापस हेलिसबरी कॉलेज को ही कर दिया गया 1806 के बाद। नेक्स्ट, इसमें और एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है, क्या वो आपका बन सकता है इसमें सिविल सेवा में कि 1853 का जो चार्टर एक्ट था, 1853 का चार्टर एक्ट, ये हम चार्टर एक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि क्वेश्चन ये पूछे कि सिविल सेवा में किस अधिनियम के द्वारा नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई, बल्कि यह प्रावधान किया गया कि अब सिविल सेवा के सभी प्रवेश प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से किए जाएंगे। तो एक्ट होगा 1853 का चार्टर एक्ट। मतलब यहां से प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से सिविल सेवकों का चयन किया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे जब प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से चयन किया जाएगा तो एक आशा यह भी जगी कि भारतीय भी अब जिला कलेक्टर की परीक्षा दे सकते हैं। इसलिए 1853 के बाद जिला कलेक्टर की परीक्षा कई लोगों ने दी, लेकिन ध्यान रखना आज की तरह नहीं, क्योंकि इस परीक्षा का सेंटर ब्रिटेन में लंदन में था और साथ ही साथ आज की तरह जीएस नहीं आती थी, बल्कि इंग्लिश लिटरेचर, लैटिन लिटरेचर ये आता था। और कई भारतीयों ने अपनी किस्मत को आजमाना शुरू किया। आप बताइए कौन होंगे वो भारतीय जो उस समय भारत से ब्रिटेन जाकर सिविल सेवा की तैयारी करते थे। तो जाहिर सी बात है, जो बहुत बड़े जमींदारों के बेटे थे, जैसे सत्येंद्रनाथ टैगोर। सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जो 1863-64 में जिला कलेक्टर के पद पर चयनित हुए। सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय। और इस प्रकार जब भारतीय सिविल सेवा में चयनित होने लगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी को और बाद में ब्रिटिश सरकार को चिंता सताने लगी। इसलिए स्पेशली ब्रिटिश सरकार को, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत तो 1857 में हो जाएगा, ब्रिटिश सरकार ये ऐसा प्रयास करने लगी कि भारतीयों को रोका जाए। तो सिविल सेवा में भारतीयों को रोकने के लिए 1858 में सिविल सेवा की अधिकतम उम्र 23 वर्ष निर्धारित कर दी गई। मतलब जिसकी एज 23 साल से ज्यादा होगी वो सिविल सेवा का एग्जाम नहीं दे सकता। 1858 में 1860 में सिविल सेवा की अधिकतम उम्र कर दी गई 21 साल। सॉरी, 1860 में 22 वर्ष कर दी गई। उसके बाद 1866 में यह कर दी गई 21 साल। ये थोड़ा मैं इस पे कंफर्म नहीं हूं, इसको आप चेक कर लेना। 1878 में ये एज कम करके 19 वर्ष कर दी गई, जिस समय भारत का गवर्नर जनरल होगा लॉर्ड लिटन। आप ये देखिए 19 साल न्यूनतम एज नहीं है, अधिकतम उम्र है, ताकि किस प्रकार सिविल सेवा में
भारतीयों को रोका जा सके। फिर एक क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि धीरे धीरे सिविल सेवा को और बेहतर तरीके से स्थापित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस अधिनियम के माध्यम से प्रोविजन किया कि भारत में ही लोक सेवा आयोग होना चाहिए? तो आपका उत्तर होगा 1919 का अधिनियम। मतलब 1919 का अधिनियम जो था, इस अधिनियम के माध्यम से प्रावधान किया गया कि भारत में एक पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए भारत के अंदर ही। अभी तक ब्रिटिश पब्लिक सर्विस कमीशन चयन करता था। तो आपसे पूछे वह कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? तो उत्तर होगा 1919 का अधिनियम। और आप लोग ध्यान रखना, 1919 के इस अधिनियम के अंतर्गत एक ली कमीशन की स्थापना की गई, जिसको रॉयल कमीशन भी कहते हैं। उस रॉयल कमीशन की सिफारिशों के आधार पर भारत में लोक सेवा आयोग का निर्माण हुआ 1926 में, जिसका आज नाम है यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। वो आपसे पूछे कि यूपीएससी जो आज है, इसकी स्थापना ब्रिटिश शासन में किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो उत्तर होगा 1919 का अधिनियम। तो ये मैंने जस्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस के साथ ही चीजों को जोड़ने का प्रयास किया कि कौन कौन से पॉइंट्स जो है आपके यहां पर आ सकते हैं। अब हम और आगे बढ़े। और हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो टॉपिक था आधुनिक भारत के इतिहास में बंगाल की गवर्नर जनरल। ये चल रहा है और इसमें जितने पॉइंट्स हैं उसको मैंने क्लियर करने का प्रयास किया है। अब उसमें सबसे पहला गवर्नर जनरल बना वारेन हेस्टिंग्स, जिसको हमने कई बार रिपीट कर दिया है। दूसरा बना वारेन हेस्टिंग्स के बीच में मैकफर्सन। तीसरा बना, ये कार्यवाहक की टाइप था 1785-86 के अंदर। उसके बाद आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसका कार्यकाल होता है 1786 से 1793। और इसके बाद आएगा सर जॉन सॉर। कल हमने स्थायी बंदोबस्त में पढ़ा था कि स्थायी बंदोबस्त का प्रारूप इसने तैयार किया था। जनक तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। सर जॉन सॉर जो रेवेन्यू बोर्ड का अध्यक्ष था, ये 1793 से 1798, 1793 से 1798। अब पांचवा जो होगा वो होगा लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली। एक पॉइंट में आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस में बताना भूल गया, आप लोग ध्यान रखना। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, थर्ड एंग्लो मैसूर वार, जो 1790 से 92 तक चलता है, जिसमें अंग्रेजों ने मैसूर को बुरी तरह से पराजित किया था और 3 करोड़ का हर्जाना मैसूर पे लगाया था। मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं मैसूर स्टेट के अंदर। वो भी किसके टाइम में था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में। थर्ड एंग्लो मैसूर वार, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना, मैं भूल गया था। उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल 1798 से 1805 तक होता है। 1798 से 1805, और 1805 में फिर वापस आएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसका निधन भारत में हो जाएगा। तो अब हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली से आपके एग्जाम में प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं उसको हम देखें। लॉर्ड वेलेस्ली से, लॉर्ड वेलेस्ली। अब लॉर्ड वेलेस्ली से जिसका कार्यकाल 1798 से 1805 तक था, वहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, वो बनता है सहायक संधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सब्सिडरी अलायंस। सहायक संधि प्रणाली या सहायक संधि क्या थी? सब्सिडरी अलायंस सिस्टम क्या था? सहायक संधि प्रणाली क्या थी? तो सहायक संधि के लिए पहला पॉइंट समझना पड़ेगा कि सहायक संधि का इजाद किसके समय हुआ है? लॉर्ड वेलेस्ली के समय। लॉर्ड वेलेस्ली के समय। अब ये सहायक संधि क्या है उसको समझाने से पहले मैं आपको यह बताऊं कि लॉर्ड वेलेस्ली के सामने परिस्थितियां क्या है।
और ये जो परिस्थितियां हैं, ये बहुत सारे तीर है समझ लीजिए, या आप ये समझ लीजिए ये बहुत सारे शिकार हैं, और ये तीर है, एक तीर से कई शिकार किए गए हैं, ये वो तीर है। अब कैसे कि उस समय EIC के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक बहुत बड़ी सेना थी। मतलब EIC की एक बहुत बड़ी सेना थी जिसके सैनिक लाखों की संख्या में थे, और इन सैनिकों का प्रति वर्ष प्रति माह बहुत बड़ा भार होता था, क्योंकि इनको फिक्स टाइम पर पेमेंट करना होता था। तो कहीं ना कहीं कंपनी के दिमाग में चल रहा होगा, गवर्नर जनरल के दिमाग में चल रहा होगा कि कैसे हम कंपनी के सैनिकों के वेतन का भार किसी और पे डाल दें, ताकि हमारा खर्च एक्सपेंडिचर बच जाए। पहला निशाना इनका ये वाला है। दूसरा निशान होगा कि किस प्रकार अन्य यूरोपियन शक्तियों को हराया जाए। अन्य यूरोपियन जो भारत में शक्तियां हैं, जो कंपनियां हैं, उनको कैसे पराजित किया जाए, और या उनको कैसे कंट्रोल भी किया जाए। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु होगा कि किस प्रकार बिना युद्ध किए भारतीय रियासतों पर नियंत्रण किया जाए। देखो कितना प्लानिंग के साथ काम हो रहा है। और मैं मॉडर्न हिस्ट्री में एक पॉइंट बताऊंगा आपको, शायद आपको सुनकर हंसी भी आए, कि एक अंग्रेज इतिहासकार कहता है, क्या कहता है? एक अंग्रेज इतिहासकार कहता है कि हमने तो अनजाने में ही भारत को जीत लिया। उसको काउंटर मैं करना चाहूंगा अपने शब्दों के माध्यम से, और कहना चाहूंगा, वो क्या कह रहा है कि हमने तो अनजाने में ही भारत को जीत लिया। अगर अनजाने में आप भारत को जीतते तो फिर ये ऐसी प्रणाली आप लेकर ही नहीं आते। सहायक संधि प्रणाली, आगे हम पढ़ेंगे, शांतिपूर्ण विलय का व्यवकत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये तो बिल्कुल रणनीति के तहत लाए गए हैं। तो मैं काउंटर कैसे करूंगा? उसने क्या कहा, अंग्रेज इतिहासकार कहता है कि हमने अनजाने में भारत को जीत लिया। मैं अपने शब्दों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अनजाने तुम नहीं, अनजाने तो हम थे, जो कब लूट लिए गए पता ही नहीं लगा। मतलब भारतीय रियासतें इतनी अनजान थी कि जब वो लूट रही थी तब उनको पता भी नहीं लगा। तो आप लोग ध्यान रखना, सहायक संधि के माध्यम से लॉर्ड वेलेस्ली अपने 3 उद्देश्यों को प्राप्त करना चाह रहा है। EIC की एक बहुत बड़ी सेना का भार किसी और राज्य पर ढालना, किसी और भारतीय रियासत पर डालना, ये समझ लीजिए। दूसरा, यूरोप से अन्य भी कंपनियां आई हुई हैं, उनको भी कंट्रोल करना है। तीसरा, किस प्रकार बिना युद्ध किए भारतीय रियासतों पर नियंत्रण करके ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का विस्तार किया जाए, ये पॉइंट इसमें आएगा। अब उसके आगे देखो, जब ये ऐसा सोच रहे हैं तो थोड़ा भारत के, उस समय के भारत को देखें हम, तो उस समय के भारत में आप ये मान लीजिए, कि यहां पर ये अवध है, यहां पर ये बंगाल है, यहां पर ये हैदराबाद है, यहां पर हैदराबाद, यहां पर ये तंजावुर है, यहां पर ये पेशवा है,
और 1805 के आसपास आप पेशवा देखो कौन था, बाजीराव सेकंड, जो नालायक था। बाजीराव फर्स्ट बहुत योग्य था, निर्भीक था, 18वीं शताब्दी के सबसे महत्वपूर्ण शासकों में था, 1720 से 1740। लेकिन 1796 के आसपास जो बना था बाजीराव सेकंड, उसने मराठों की पूरी लुटिया ही डुबो दी। मराठा साम्राज्य के पतन का कारण था बाजीराव सेकंड, जो इनके साथ सहायक संधि करेगा अंग्रेजों के साथ, जिसको हम कहते हैं बेसिन की संधि, 1802 की बेसिन की संधि। तो आप देखिए, मैंने दो समझाइए, इनकी आवश्यकता ये है, और उनको देखिए, चाहे अवध हो, चाहे मराठे हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे बंगाल हो, चाहे तंजावुर हो, चाहे सिंधिया हो, चाहे भोंसले हो, ये सब के सब आपस में लड़ते थे। और मराठों को उस समय खतरा हैदराबाद से नहीं था, बल्कि मराठों को खतरा अंदर अपने परिवार से ही था। इसलिए वो अपनी सुरक्षा के लिए अंग्रेजों के साथ संधि करेंगे, ताकि अंग्रेज उनकी सुरक्षा कर सके। उन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि अंग्रेज ये संधि करके उन्हीं को हड़प लेंगे। अब सबसे पहले सहायक संधि प्रणाली किसके समय आई? लॉर्ड वेलेस्ली के समय। यह संधि किसके मध्य हुई? तो उत्तर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब EIC एवं भारतीय रियासतों के मध्य। भारतीय रियासत मतलब जो स्वतंत्र शासक थे उनके मध्य। जैसे एग्जाम्पल हैदराबाद के साथ, मैसूर के साथ, तंजावुर के साथ, मराठों के साथ, भोंसले के साथ, सिंधिया के साथ सहायक संधियां हुई है। अब जो भारतीय रियासतों के साथ ये संधियां हुई, अलग अलग, एक साथ नहीं, अलग अलग हुई है। भारतीय रियासतों के साथ अलग अलग संधियां हुई है। उस सहायक संधि का पहला प्रोविजन क्या था? सहायक संधि का पहला प्रोविजन नंबर 1, सुनना आप ध्यान से। इस संधि के अंतर्गत यदि कोई भारतीय रियासत अंग्रेजी संरक्षण को स्वीकार करती है, तो उस रियासत को एक ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखनी होती थी। देखो, यदि कोई भारतीय रियासत अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार करती है, तो उसे एक ब्रिटिश सेना, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखनी होती थी। अपने राज्य में रखनी होती थी। जैसे मान लीजिए 1802 में बेसिन की संधि की मराठा पेशवा ने, तो उसको एक 60,000 की सेना पुणे में रखी, और पुणे की सेना के भरोसे बैठा हुआ है कि वो उसकी रक्षा करेगी। पहला पॉइंट। नंबर 2, भारतीय रियासत को अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट को भी रखना होता था। तो एक उनके दरबार में हर समय एक ब्रिटिश रेजिडेंट रहता था, एक अंग्रेज रेजिडेंट रहता था, और यहां पर यह उल्लेख किया गया कि यह अंग्रेज रेजिडेंट उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, जबकि यह वास्तविकता में वहां पे करता ही क्या था? उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। दूसरा। तीसरा, वह भारतीय राजा विदेशी मामलों के मुद्दे पर किसी अन्य भारतीय रियासत से बातचीत नहीं कर सकता था, और यदि करता तो उससे पहले उसे गवर्नर जनरल से बातचीत करनी होती थी। नंबर 4, किसी अन्य यूरोपियन को
वे अपनी सेवा में नहीं रख सकते थे। किसी अन्य जैसे फ्रेंच को, डच को वो अपनी सेवा में नहीं रख सकता था। और पांचवा बिंदु होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी उस रियासत को उसकी सुरक्षा का वचन देती थी। किसका वचन? सुरक्षा का वचन देती थी कि वह उस रियासत की पूरी सुरक्षा करेगी, परंतु इसके बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को उस सेना के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान देना होता था। अनुदान कहते हैं ग्रांट को। मतलब अगर 60,000 की सेना वहां छोड़ी हुई मराठा के पास, तो 26 लाख रुपए वार्षिक आय वाले क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई। तो सबसे पहला पॉइंट, सहायक संधि किसके समय आई? लॉर्ड वेलेस्ली के समय। लॉर्ड वेलेस्ली ने यह इजाद किया और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर के 3 उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संधि की। नंबर 1, EIC की सेना का भार किसी अन्य भारतीय रियासत पर डालना। नंबर दो, अन्य यूरोपियन शक्तियों को भारत में नियंत्रित करना। नंबर 3, बिना युद्ध लड़े उस भारतीय रियासत को कमजोर करना और बाद में उस रियासत का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में करना, अर्थात बिना युद्ध किए करेंगे। उसके तहत जो भी भारतीय राज्य उनके साथ यह संधि करता था, उसे अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार करते हुए एक ब्रिटिश सेना अपने राज्य में रखनी होती थी। एक अंग्रेज रेजिडेंट भी उनके यहां पर रहता था। विदेशी मामलों पर वह किसी अन्य भारतीय शासक से बातचीत नहीं कर सकता था। यदि करता तो ब्रिटिश गवर्नर जनरल से परमिशन लेने के बाद ही। साथ ही साथ वो किसी अन्य यूरोपियन को अपनी सेवा में नहीं रख सकता था। और इन सब के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी उस राज्य को उसकी सुरक्षा का वचन देती थी। सुरक्षा का वचन, आंतरिक रूप से भी बाहरी रूप से भी वचन देती थी। और इसके बदले उस भारतीय रियासत के राजा को, कंपनी को, उसकी सेना के लिए अनुदान देना होता था। अनुदान कहते हैं ग्रांट। जैसे अगर वो 60,000 की सेना है और उसका खर्च वार्षिक 26 लाख रुपए है, तो ये 26 लाख रुपए उसे ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ता था। अब आप देखिए, पैसा दे रहा है भारतीय शासक ईस्ट इंडिया कंपनी को, और ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सैनिकों को वेतन दे रही है। वो सैनिक जगह जगह पर रखे हुए हैं और वो किसके इशारे पे काम करते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के इशारे पर। अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ, यह पहले मैं ये कहूं कि ये जो सहायक संधि की गई, ये सहायक संधि किन किन के साथ में की गई? तो जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल आपके साथ रख रहा हूं। सहायक संधि करने वाले राज्य कौन थे? तो एक होगा हैदराबाद, नंबर 1 हैदराबाद। इसी प्रकार से हैदराबाद के बाद मैसूर, हैदराबाद, मैसूर, तंजावुर, हैदराबाद, मैसूर। अगर छोटा दिखाई दे रहा हो तो मेरी आवाज को सुने। हैदराबाद, मैसूर, तंजावुर। चौथा पेशवा, पांचवा भोंसले, छठा सिंधिया। और मेरी जो पीडीएफ आएगी उसमें आपको डेट सहित मिल जाएगा। जैसे 1798 हैदराबाद, 1799 मैसूर, 1799 तंजावुर, 1802 पेशवा, 1803 भोसले। इस प्रकार पूरी डेट मिल जाएगी। तो ये थी आपकी सहायक संधि। आपसे पूछे कि सहायक संधि क्या थी, तो ये जो पॉइंट्स 5 मैंने लिखे वो ऊपर। सहायक संधि के पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था ये वाला। और सहायक संधि से उस रियासत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उस रियासत के आंतरिक मामलों में ईस्ट इंडिया कंपनी अत्यधिक हस्तक्षेप करने लगी। उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस राज्य के राजा के उत्तराधिकारियों को आपस में लड़वाया, जिससे वो राज्य और अधिक कमजोर हो गया। साथ ही साथ
ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना पर निर्भर रहने के कारण भारत की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक मराठा शक्ति का भी पतन हो गया। क्यों? क्योंकि इनके पास अपनी खुद की सेना अब इतनी नियमित नहीं रही और वे हर समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना पर निर्भर रहते थे। और आगे चलकर जैसे ही सहायक संधि करने वाले राज्य कमजोर हुए तो कोई ना कोई बहाना बनाकर आगे इनका विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया गया। और जब एक एकीकृत भारत बनेगा और जब ये रियासतें नहीं रहेगी तो वहां पर एक एकीकृत बाजार बनेगा और उस बाजार में ब्रिटिश वस्तुओं को बेचा जाएगा। लेकिन ये सब काम स्टेप बाय स्टेप होगा। तो ये पॉइंट आपको लॉर्ड वेलेस्ली में ध्यान रखते हैं कि लॉर्ड, ये क्वेश्चन कई बार अगर आधुनिक भारत के इतिहास में 1800 तक या 1805 तक सबसे अधिक बार को क्वेश्चन पूछा गया है तो वो पूछा गया या तो स्थायी बंदोबस्त क्या था, इसके क्या प्रभाव हुए, किन क्षेत्रों में लागू था, ये वाला क्वेश्चन, या फिर पूछा गया है ये वाला लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि क्या थी, इस सहायक संधि के पीछे छुपा हुआ उद्देश्य क्या था, इसके कारण उन रियासतों पर क्या प्रभाव हुआ। तो ये वाला पॉइंट भी इसमें आएगा। एक आप ध्यान रखना कि अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1803 के आसपास दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया और उस समय अंग्रेज अधिकारी था लॉर्ड लेक। और आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया, तो आपका होगा लॉर्ड वेलेस्ली। एक आपको पता होगा चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जो 1796 से 99 के बीच में हुआ, तो मैसूर पर नियंत्रण अंग्रेजों का किसके समय होता है? तो उत्तर होगा लॉर्ड वेलेस्ली के समय। और एक चीज और ध्यान रखना कि लॉर्ड वेलेस्ली उस समय भारत में आया जब अंग्रेज जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि यूरोप में उनका ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य जबरदस्त संघर्ष चल रहा था। इसलिए फ्रेंच शक्ति को भारत में आने से रोकना भी जरूरी था। इसके लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने इस प्रकार की कूटनीति का भी प्रयोग किया कि वो किस प्रकार कम से कम खर्च के अंदर अपनी एक आधुनिक सेना का निर्माण कर सकता है और ईस्ट इंडिया कंपनी को उस सेना के भार से बचा सकता है और भारतीय रियासतों को आपस में लड़ाकर किस प्रकार से उन्हें भविष्य में बिना युद्ध किए ही उनका विलय भारत में कर सकता है। इसलिए भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को प्रशासनिक रूप से स्थापित करने वाला, सिविल सेवा के रूप में स्थापित करने वाला, पुलिस सेवा को लाने वाला और न्यायिक व्यवस्था को आधारभूत रूप देने वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस। और तीसरा, बिना युद्ध किए ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य का विस्तार करने में अहम भूमिका अदा करने वाला होगा लॉर्ड वेलेस्ली, जिसने भारतीय रियासतों को कमजोर करके उनका विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया। तो दोस्तों, आज हमारी क्लास यहीं तक होगी। कल इसके आगे जो पार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे
स्पेशली 1805 के बाद में कौन आया, और अभी 2 रेवेन्यू सिस्टम बाकी है। स्थायी बंदोबस्त हमने पढ़ लिया है, एक रैयतवाड़ी व्यवस्था और एक महलवाड़ी व्यवस्था। तो कल की क्लास में हम ये भी पढ़ेंगे कि अंग्रेजों ने भारत में अपने शासन को स्थापित करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। वो बहुत सारे कदम जैसे कानून का शासन, कानून के सम्मुख समानता, महलवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, पुलिस सेवा, सिविल सेवा। एक क्लास में हम इस पूरे टॉपिक को भी देखने का प्रयास करेंगे और आप साथ साथ में रिवीजन करते जाएं। हमारी क्लास, मेरी स्पेशली अभी 2 क्लासेस अनअकैडमी पे चल रही है। एक तो अंतरराष्ट्रीय संबंध जो इससे पहले होते हैं, और इस समय हो रही है आपकी आधुनिक भारत का इतिहास, जो मैं प्री और मेंस दोनों पॉइंट से आपके सामने रख रहा हूं। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।